नमस्कार। आज हमारे पास 11 अक्टूबर 2025 के आसपास हुई कुछ घटनाओं और घोषणाओं का एक दिलचस्प जखीरा है। हाँ, काफी कुछ है। ये अलग-अलग क्षेत्रों से हैं। विज्ञान, पर्यावरण, खेल, नीति और पहली नज़र में शायद प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स जैसे लगें। सही बात है। लेकिन चलिए, इनको खंगालते हैं और देखते हैं कि इनमें छुपी हुई बड़ी बातें क्या हैं, क्या रुझान उभर रहे हैं। बिल्कुल। अक्सर ये बिखरी हुई लगने वाली खबरें जब आप उन्हें जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। हमारा काम यही होगा कि इन अलग अलग धागों को जोड़कर देखें कि 2025 के इस दौर में क्या कुछ खास पक रहा है, खासकर भारत के संदर्भ में। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से, नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में इस साल 3 वैज्ञानिकों को मिला है। जी, जापान के रुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर एम यागी। हाँ, और इन्हें ये सम्मान धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क्स यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOF के लिए मिला है। जी, MOF। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर असल में ये मटेरियल साइंस की दुनिया में एक, कह सकते हैं, बड़ी छलांग है। अच्छा, कैसे? सोचिए, ऐसी चीजें बनाना जो मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब आणविक स्तर पर बेहद छिद्रपूर्ण हो, जैसे नन्ही स्पंज मगर खास तरह के अणुओं को पकड़ने या स्टोर करने के लिए डिजाइन की गई हों। ओके, मॉलिक्यूलर स्पंज। तो इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? मतलब ये हमारे किस काम आ सकती हैं? देखिए, भविष्य में इसके कई उपयोग हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन को सुरक्षित रूप से स्टोर करना या हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना, पानी को शुद्ध करना। ये अभी शुरुआती चरण में है। ये सही है, लेकिन इसमें क्षमता बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि कैसे जो फंडामेंटल साइंस है वो भविष्य की समस्याओं के समाधान की नींव रखता है। दिलचस्प। और साहित्य का नोबेल हंगेरियन उपन्यासकार लाज़लो ग्रासनाहोरकाई को मिला है। जी। इसी के साथ गणित में वो जो युवा प्रतिभाओं के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है, वो अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। हाँ, नंबर थ्योरी में उनके काम के लिए, और पुरस्कार राशि $10,000 है। नंबर थ्योरी, संख्या सिद्धांत। रामानुजन पुरस्कार खास तौर पर 32 ईयर से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है जो रामानुजन के कार्य क्षेत्र में, मतलब नंबर थ्योरी और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हों। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे भारत अपनी गणितीय विरासत का सम्मान करते हुए वैश्विक प्रतिभा को भी पहचान रहा है। और ये नंबर थ्योरी जैसे क्षेत्र, हाँ, बहुत गूढ़ लग सकते हैं, पर ये क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर विज्ञान की रीढ़ है आजकल। सही बात है। साथ ही आपने बताया नहीं, भौतिकी और चिकित्सा में भी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है। हाँ बिल्कुल। भौतिकी में माइकल H. डबरेट, जॉन क्लार्क और जॉन M. मार्टिनेस हैं। और चिकित्सा में जापान के श्रीमोन साकागुची। भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। मणिपुर की 19 साल की लिंथोई चानाबम। लिंथोई, हाँ, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। उन्होंने 63 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक, पर ये सिर्फ एक पदक नहीं है, ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कैसे? इस चैंपियनशिप के इतिहास में ये भारत का पहला पदक है। पहला। सच में? पहला पदक। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि भारत में, खासकर आप देखें उत्तर पूर्व जैसे क्षेत्रों से, विश्व स्तरीय प्रतिभाएं उभर रही हैं। बस उन्हें सही मंच और समर्थन मिलने की देर है। कमाल की बात है। और क्या ये सिर्फ जूडो तक ही सीमित है? ये एक बड़ा ट्रेंड दिखाता है। मुझे लगता है ये एक बड़े रुझान का हिस्सा है। देखिए ना, क्रिकेट में भी C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स हुए। हाँ, उसमें भी खबरें थी। भारत के महान लेग स्पिनर BS चंद्रशेखर और वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये क्या है? ये खेल के इतिहास का सम्मान है। सही। और वहीं इंग्लैंड के जो रूट को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और भारत की स्मृति मंधाना को महिला बैटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये मौजूदा सितारे हैं। स्मृति मंधाना, बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि भारत न केवल अपनी खेल विरासत को सहेज रहा है, बल्कि वर्तमान में भी उत्कृष्टता हासिल कर रहा है। दोनों चीजें साथ चल रही हैं। और खेल आयोजनों की मेजबानी भी महत्वपूर्ण है ना। हाँ। असम का गुवाहाटी शहर BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 होस्ट कर रहा है। हाँ, 6 से 19 अक्टूबर तक। और ये दूसरी बार है जब भारत इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। दूसरी बार? हाँ। पहली बार कब हुई थी? पहली बार पुणे में हुई थी, 2008 में। अच्छा, काफी पहले। जी। इस तरह के आयोजनों की मेजबानी करना सिर्फ खेल के लिए ही नहीं, बल्कि आप देखें तो बुनियादी ढांचे का विकास होता है, पर्यटन बढ़ता है,
देश की सॉफ्ट पावर दिखती है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक खेल कैलेंडर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की क्षमता और इच्छा दोनों रखता है। बिल्कुल। अच्छा, खेल के मैदान से अब थोड़ा पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की ओर बढ़ते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अक्सर चिंताजनक खबरें आती हैं। हाँ, आती हैं। जैसे ऊंटों की संख्या में भारी गिरावट की खबर। ओ हाँ, ये वाकई गंभीर मुद्दा है। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, 1977 में जहां भारत में करीब 11 लाख ऊंट थे। 11 लाख। हाँ, और 2019 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 2.5 लाख के आसपास रह गई। बाप रे, इतनी ज्यादा गिरावट। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ एक जानवर का लुप्त होना नहीं है, ये रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा है, ऊंट पालकों की आजीविका से जुड़ा सवाल है। इसीलिए भारत सरकार की राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल एक जरूरी कदम है। तो इस पहल में कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, मतलब जिससे कुछ उम्मीद बंधे। हाँ, पहल का उद्देश्य ऊंटों के संरक्षण के साथ साथ ऊंट पालकों की आय बढ़ाने के नए तरीके खोजना भी है, जैसे ऊंटनी के दूध या ऊन के उत्पादों को बढ़ावा देना। अच्छा, वैल्यू एडिशन। बिल्कुल। अब सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती हैं। सही बात है। अच्छा, संरक्षण की ही बात करें तो एक और दिलचस्प खबर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से है। कूनो? हाँ, चीतों वाला पार्क। वही, वहां भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। हाँ, ये वही पार्क है जहां पिछले कुछ सालों में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया गया था। ये एक बड़ा प्रयोग है जिसके अपने समर्थक और आलोचक रहे हैं। हाँ, काफी बहस हुई थी इस पर। बिल्कुल। अब पर्यटकों को नियंत्रित तरीके से इन चीतों को उनके कह सकते हैं प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलेगा। ये वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पे निर्भर करेगी कि चीतों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक व्यवहार में कोई बाधा ना आए। ये हमेशा एक चुनौती रहती है, संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन साधना। नाजुक संतुलन। और भारत अपनी संरक्षण कोशिशों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ले जा रहा है ना? अबू धाबी में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस हो रही है। जी, IUCN यानी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। और इसी मंच पर भारत पहली बार अपनी राष्ट्रीय स्तर की लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट जारी करेगा। अपनी रेड लिस्ट? ये क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। ये बताएगा कि भारत में कौन-कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं, किस स्तर के खतरे में हैं और संरक्षण के लिए प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। अच्छा, मतलब एक तरह का स्टेटस रिपोर्ट। हाँ, बिल्कुल। ये भारत की जैव विविधता के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और संरक्षण का एक और बिल्कुल अनूठा तरीका फिलीपींस से सामने आया है। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया है। क्रायो बैंक? हाँ, ये सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? क्या है ये? देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बेहद कम तापमान पर जीवित कोशिकाओं को संरक्षित करना। ओके। यहाँ वो प्रवाल यानी मूंगे के लार्वा को जमा कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से दुनिया भर में मूंगे की चट्टानें, कोरल रीफ्स मर रही हैं। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। और ये रीफ्स समुद्री जीवन के लिए नर्सरी का काम करती हैं। तो ये क्रायो बैंक एक तरह का जेनेटिक बीमा है। जेनेटिक बीमा? हाँ, मतलब भविष्य में अगर चट्टानें नष्ट हो जाती हैं तो इन जमे हुए लार्वा से उन्हें फिर से बसाने की कोशिश की जा सकती है। ये दिखाता है भी संरक्षण के लिए कितनी नई और इनोवेटिव सोच की जरूरत पड़ रही है आजकल। कमाल है। पर्यावरण की बात चल रही है तो ऊर्जा का जिक्र भी जरूरी है। पंजाब से खबर है। हाँ, पंजाब ने धान की पराली से हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए संभवतः भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ समझौता किया है, पराली से हाइड्रोजन। हाँ, और ये एक बहुत ही स्मार्ट कदम लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक साथ दो समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। तेरी समस्या कौन सी? पहला, उत्तर भारत में पराली जलाना, जिससे भयानक वायु प्रदूषण होता है, हम सब जानते हैं। हाँ, हर साल की कहानी है। और दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत। तो अगर पराली को जिसे अभी जला दिया जाता है उसे एक संसाधन मानकर उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जा सके तो ये तो बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल। ये कृषि अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए फायदेमंद होगा। वही बात, कचरे से कंचन बनाने जैसा। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, अब जरा देश के अंदर कुछ प्रशासनिक और नीतिगत बदलावों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड से एक खबर है। हाँ, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य? जी। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसका उद्देश्य जो बताया जा रहा है वो है अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा को आधुनिक बनाना और मुख्य धारा से जोड़ना। और ये नया अधिनियम कब से लागू होगा? ये 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।
देखिए, इस तरह के कदमों के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव अक्सर जटिल होते हैं और इन पर अलग अलग विचार सामने आ सकते हैं। ये देखना होगा कि इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक पहल है, युवाओं पर फोकस है। हाँ, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया है। 2 मंत्रालय एक साथ? जी, ये इस मुद्दे की गंभीरता दिखाता है। युवाओं में तंबाकू की लत एक बड़ी चुनौती है और इस तरह के एकीकृत अभियान जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम में मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक प्रतीकात्मक लेकिन दिलचस्प कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी है। कौन सा? गृह मंत्री अमित शाह ने अपना आधिकारिक ईमेल स्वदेशी प्लेटफॉर्म ज़ोहो मेल पर शिफ्ट कर लिया है। अच्छा, ज़ोहो मेल पर। हाँ, ज़ोहो एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाँ, तो ये कदम सरकारी स्तर पर भारतीय टेक्नोलॉजी को अपनाने और बढ़ावा देने का एक संकेत है। ये दिखाता है कि मेक इन इंडिया और डिजिटल आत्मनिर्भरता केवल नारे नहीं है, बल्कि नीतिगत फैसलों में भी झलक रहे हैं। सही। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की बात करें तो आरबीआई ने कुछ किया है। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। रिटेल सैंडबॉक्स? ये सैंडबॉक्स क्या होता है? सैंडबॉक्स, देखिए, ये एक तरह का सुरक्षित टेस्टिंग ग्राउंड होता है। टेस्टिंग ग्राउंड? हाँ, जैसे बच्चे रेत के गड्ढे में सैंडबॉक्स में खेलते हैं और बाहर गंदगी नहीं फैलती, वैसे यहाँ कंपनियां अपने नए वित्तीय उत्पादन जैसे डिजिटल रुपए के उपयोग के तरीकों का छोटे पैमाने पर नियंत्रित वातावरण में परीक्षण कर सकती हैं। अच्छा, मतलब बिना किसी बड़े रिस्क के। बिल्कुल। इससे आरबीआई को ये समझने में मदद मिलेगी कि रिटेल यानी आम लोगों के इस्तेमाल के लिए डिजिटल रुपया कितना तैयार है और इसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं, बिना पूरे सिस्टम को जोखिम में डाले। और आरबीआई गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं। जी हाँ, 26वें गवर्नर। उनके नेतृत्व में ये कदम डिजिटल मुद्रा की दिशा में भारत की सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। ठीक है। इसी वित्तीय दुनिया से जुड़ी एक और खबर है, ब्लैकस्टोन ने कुछ लॉन्च किया है। हाँ, वैश्विक निवेश फर्म है ब्लैकस्टोन। उन्होंने भारत में एक क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और अपूर्वा शाह को इसका एमडी बनाया है। इसका क्या मतलब हुआ? ब्लैकस्टोन जैसी बड़ी वैश्विक फर्म का भारत में क्रेडिट बाजार पर, मतलब लोन देने के बाजार पर दांव लगाना, ये दिखाता है कि उन्हें यहाँ विकास की काफी संभावनाएं दिख रही हैं। ये भारतीय व्यवसायों के लिए कर्ज के नए रास्ते खोल सकता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के पहियों को गति देने के लिए परिवहन भी अहम है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ उद्घाटन किया है। हाँ, सोनीपत, हरियाणा में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का। इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए बैटरी स्वैपिंग? जी, ये इलेक्ट्रिक वाहनों, खासकर भारी कमर्शियल वाहनों जैसे ट्रकों को अपनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कैसे? देखिए, ट्रकों के लिए बैटरी चार्जिंग में लगने वाला लंबा समय एक बड़ी रुकावट है ना? हाँ, बिल्कुल। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन इस समस्या का समाधान करते हैं। ड्राइवर आता है, डिस्चार्ज बैटरी निकालता है, पूरी तरह चार्ज्ड बैटरी लगाता है और मिनटों में चल देता है। अरे वाह, ये तो बहुत तेज है। हाँ, अगर ये मॉडल सफल होता है तो ये माल ढुलाई के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है और प्रदूषण कम करने में भी बहुत मदद कर सकता है। जमीन से अब समंदर की ओर चलते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई। हाँ, एससीआई। उनको अपना तीसरा बहुत बड़ा गैस कैरियर वीएलजीसी शिवालिक मिला है। दक्षिण कोरिया में बना है ये। वीएलजीसी यानी वेरी लार्ज गैस कैरियर। ये विशाल जहाज होते हैं जो एलपीजी जैसी गैसों को बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो शिवालिक के आने से भारत की ऊर्जा आयात क्षमता खासकर गैस के मामले में और मजबूत होगी। इससे पहले सह्याद्री और आनंदमयी नाम के 2 जहाज एससीआई के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। मतलब ये भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को दिखाता है। बिल्कुल, बढ़ती ऊर्जा जरूरतें और साथ ही समुद्री परिवहन क्षमता में वृद्धि। ठीक है, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और दूसरे घटनाक्रम भी देख लेते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। हाँ, ये 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना की याद में मनाया जाता है। बर्न, स्विट्जरलैंड में हुई थी स्थापना। आज भी प्रासंगिक है डाक दिवस। हाँ, बिल्कुल। आज डिजिटल युग में भी डाक सेवाएं दुनिया को जोड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां शायद इंटरनेट उतना ना हो। सही बात है। मेडागास्कर। हाँ, हिंद महासागर में। वहां सेना के मेजर जनरल रुपिन फॉर्चूट जफी सांबो नए प्रधानमंत्री बने हैं, 29वें प्रधानमंत्री। जी, ये मेडागास्कर की आंतरिक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र में होने वाले बदलावों पर भारत की नजर रहती है क्योंकि ये क्षेत्र हमारे लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत से गहरा नाता है,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। हाँ, ISA। इसका मुख्यालय तो गुरुग्राम में ही है। बिल्कुल, और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका 8वां सत्र नई दिल्ली में होने जा रहा है। देखिए, ISA भारत और फ्रांस की पहल पर बना था। लक्ष्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय भारत में होना और नई दिल्ली में इसके सत्र का आयोजन, ये सब वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए तुर्की, मतलब अब तुर्की है, हाँ, तुर्की। वहां लगभग 2000 साल पुराना एक स्तंभ मिला है जिस पर मानव चेहरा बना है। अच्छा, ऐसी पुरातात्विक खोजें हमेशा रोमांचक होती हैं। ये हमें अतीत की खिड़की देती हैं, जिससे हम पुरानी सभ्यताओं की कला, संस्कृति, उनकी मान्यताओं को समझ पाते हैं। भारत में भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। उड़ीसा सरकार कुछ कर रही है। हाँ, उड़ीसा सरकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नाम से एक डिजिटल लाइब्रेरी बना रही है। ज्ञान यज्ञ मंडप, डिजिटल लाइब्रेरी। जी, ये परंपरा और तकनीक का बहुत सुंदर मेल है ना? हजारों साल पुराने पांडुलिपियों और अभिलेखों को डिजिटल रूप में सहेजना न केवल उन्हें नष्ट होने से बचाएगा, हाँ बिल्कुल, बल्कि दुनिया भर के शोधकर्ताओं और श्रद्धालुओं के लिए उन्हें सुलभ भी बनाएगा। ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक आधुनिक तरीका है। बहुत बढ़िया पहल है ये। और भविष्य की ओर देखते हुए केंद्र सरकार की एक पहल है विकसित भारत बिल्ड एथॉन। हाँ, बिल्ड एथॉन। इसके ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। शुभांशु शुक्ला, हाँ, ये तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS जाने वाले पहले भारतीय हैं। वही। ये एक बहुत प्रेरणादायक चुनाव है। एक अंतरिक्ष यात्री को राष्ट्र निर्माण की पहल से जोड़ना। हाँ। ये युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए प्रेरित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हाँ, एक बड़ा संदेश देता है। बिल्कुल, ये भविष्य के भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण दिखाता है। और अंत में कुछ और संक्षिप्त बातें हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। जी, 93वां वायुसेना दिवस हमें अपनी सुरक्षा बलों के योगदान की याद दिलाता है। और गोवा की राजधानी पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण शुरू हुआ है। पर्पल फेस्टिवल, हाँ, ये विकलांग व्यक्तियों के समावेशन पर केंद्रित होता है। अच्छा। तो पर्पल फेस्टिवल जैसे आयोजन एक समावेशी और संवेदनशील समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो आज हमने कई अलग-अलग कड़ियों को जोड़ा है। नोबेल पुरस्कारों में मौलिक विज्ञान पर जोर से लेकर खेल में ऐतिहासिक जीत, ऊंट और चीता संरक्षण की चुनौतियां और पहलों तक। हाँ, फिर पराली से हाइड्रोजन बनाने की नवीन सोच से लेकर मदरसा शिक्षा में बदलाव, स्वदेशी तकनीक अपनाने से लेकर डिजिटल मुद्रा की तैयारी, और प्राचीन अभिलेखों के डिजिटलीकरण से लेकर अंतरिक्ष यात्री को राष्ट्रीय प्रेरणा बनाने तक काफी कुछ कवर किया हमने। बिल्कुल। हाँ, अगर इन सबको एक साथ देखें तो कुछ रुझान साफ नजर आते हैं। एक तरफ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता पर जोर है, चाहे वो MOFS हो, स्वदेशी ईमेल हो या बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस। दूसरी तरफ पर्यावरण और विरासत संरक्षण की चिंता भी दिखती है। ऊंट, चीता, रेड लिस्ट, प्रवाल बैंक, डिजिटल लाइब्रेरी। सही। खेल और वैश्विक मंचों पर भारत अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और साथ ही सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव लाने की कोशिशें हो रही हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये अलग अलग कदम मिलकर 2025 के भारत की एक नई कहानी कह रहे हैं? एक ऐसा भारत जो अपनी प्राचीन जड़ों को सहेजते हुए विज्ञान और तकनीक के पंखों पर सवार होकर वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। इन विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन साधना और उनके वास्तविक परिणाम क्या होंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा आने वाले समय में।